हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो हम बात करेंगे सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 की कि आपको सामाजिक विज्ञान में वो कौन कौन से प्रश्न हैं जो बार बार आपके एग्जाम में पूछ रहे हैं, एग्जाम में बार बार वो आ रहे हैं। इसलिए आपको उन प्रश्नों को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही जल्द आ रहा है, काफ़ी कम समय बचा हुआ है। तो आपको इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से याद कर कर एग्जाम में जाना है। मैंने सभी महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को लिया है, क्योंकि आपके एग्जाम में 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछता है और उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न पूछता है, फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछता है, फिर मैपिंग के 10 नंबर का पूछता है। 40 नंबर का हमारा यहाँ से आएगा लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का। अति लघु उत्तरीय प्रश्न अब आपके एग्जाम में नहीं आता, तो आपको उसे याद नहीं करना है। तो मैंने सभी महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को लिया है। आप इन प्रश्नों को यदि अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं तो आपका जो 40 नंबर का पूछा जाएगा लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से आप अच्छी तरीके से कर लेंगे। तो आपको इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है और अच्छी तरीके से रट कर एग्जाम में जाना है। आप आराम से 70 में से 70 नंबर पाएंगे। बस आपको इन्हीं प्रश्नों को तैयार कर लेना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों की कौन कौन से महत्वपूर्ण है, उसके बाद हम बात करेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की कौन कौन से इसमें महत्वपूर्ण है। तो चलिए सबसे पहले हम लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला प्रश्न है लघु उत्तरीय में, जो हमारा सबसे पहला प्रश्न है वो जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको इस प्रश्न को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर बात करते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। जो हमारा दूसरा प्रश्न है वो है ऑटो वन बिस्मार्क कौन था, वह क्यों प्रसिद्ध था। ये काफ़ी बार ये भी एग्जाम में पूछा गया है, आपको इसे भी अच्छे तरीके से तैयार कर लें। 2 प्रश्न हमारे हो गए। फिर तीसरा प्रश्न हमारा है रॉलेट एक्ट क्या था, यानी जो रॉलेट एक्ट था वो क्या था, इसके बारे में आपको बताना है। लघु उत्तरीय प्रश्न कम से कम आपको 60 शब्दों में लिखना है, ये ध्यान में रखना है। फिर हमारा जो चौथा प्रश्न है वो भारत छोड़ो आंदोलन के किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। ये हमारा चौथा प्रश्न है। तो ये हमारा चौथा प्रश्न हो गया। फिर हम बढ़ते अपने 5वें प्रश्न की ओर। हमारा 5वां प्रश्न क्या है। 5वां प्रश्न हमारा है कि 1929 की महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी जो हमारी 1929 की आर्थिक महामंदी आई थी उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया। इस प्रश्न को आपको एकदम रट कर ही जाना है, बार बार ये प्रश्न पूछ रहा है, आपको ये प्रश्न अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वो हमारा है कि भूक्षरण से आप क्या समझते हैं, इसको रोकने की उपाय क्या क्या है। यानी जो मृदा क्षरण हमारा है, भूक्षरण उसे मतलब रोकने के क्या क्या उपाय हैं और आप इससे क्या समझते हैं, ये ध्यान में रखना है। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वो हमारा अगला, ये 6 प्रश्न हो गया। हमारा जो 7वां प्रश्न है वो हमारा है कि भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं बताएं। जो भारतीय कृषि है उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, आपको 3 विशेषताएं केवल बतानी है। आपको ध्यान में रखना है, केवल 3 विशेषताएं बतानी है। आप अच्छे तरीके से इसे पढ़ लीजिए। सभी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। ये भी प्रश्न 5 बार लगातार पूछा जा चुका है, ये भी आपको तैयार कर लेना अच्छे तरीके से। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न के। 7 प्रश्न हमारे हो गए। जो हमारा 8वां प्रश्न है वो है हमारा है कि चावल की उपज के लिए आवश्यक 3 भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए। यानी जो चावल की उपज है उसके लिए क्या कौन कौन से भौगोलिक दशाएं आवश्यक हैं, उनका आपको वर्णन करना है। केवल 3 भौगोलिक दशाओं का वर्णन करना है, ध्यान में रखना है। केवल 3 भौगोलिक दशाओं का आपका वर्णन करना है। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है कि सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं। यानी जो सत्ता की साझेदारी है इससे आप क्या समझते हैं। यदि आप इन प्रश्नों का आंसर नहीं पाते हैं तो आप बताइएगा, हम इस पर भी वीडियो बना देंगे, अच्छी तरीके से सभी आंसर को आपको प्रोवाइड करा देंगे। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मैं केवल प्रश्न बता रहा हूँ ताकि आप इन प्रश्नों को उतार कर अच्छे तरीके से आप लिख लें और अच्छे तरीके से रिवीजन कर लें, ताकि आपका समय बच सके, क्योंकि आप अच्छे तरीके से आंसर इसका पा सकते हैं कहीं से भी। यदि नहीं पा पाएंगे तो आप बताना, इस पर मैं वीडियो बना दूंगा, आप अच्छे तरीके से आंसर को नोट कर लीजिएगा। फिर बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है कि संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं बताएं। यानी जो संघवाद है ये क्या है, इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। देखिए प्रश्न लिखते समय आपको क्या ध्यान में रखना है। प्रश्न का उत्तर लिखते समय सबसे पहले आपको उसकी प्रस्तावना बताना है, प्रस्तावना। फिर जो मेन पार्ट है, इसका जो मेन पार्ट है आपको ये बताना है। फिर आपको क्या बताना है, कॉन्क्लूजन, यानी कि क्या बताना है, निष्कर्ष। फिर निष्कर्ष क्या, अब कैसे आंसर को लिखना है। मान लीजिए ये प्रश्न पूछा गया है संघवाद क्या है,
तो सबसे पहले आपको क्या बताना है, संघवाद के बारे में, यानी इसकी थोड़ी प्रस्तावना बता देना है। फिर हमारा मेन पार्ट जो है क्या है, वो विशेषता है कि इसकी विशेषता बनाना। फिर मेन पार्ट में हम विशेषता लिख देना है। फिर आपने संघवाद और विशेषताएं लिखने के बाद आप इससे जो भी आपके दिमाग में कुछ भी आया, क्या समझ में आया, बस उसको हमें निष्कर्ष में लिख देना। देखिए हमारा जो सामाजिक विज्ञान है इसका एक भी प्रश्न आपको छोड़कर नहीं आना है एग्जाम में, एक भी प्रश्न आपको बिल्कुल भी छोड़कर नहीं आना। आप कुछ भी अगर समझते हैं, जो भी आप समझ पाते हैं क्वेश्चन को पढ़कर, वही आप लिख देंगे तो आपको अच्छा से अच्छा नंबर एग्जामिनर आपको दे देगा। इसलिए आपको एक भी प्रश्न छोड़कर नहीं आना, चाहे आता हो या ना आता हो। फिर बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न हमारा, भारत में धर्मनिरपेक्ष शासन के लिए कौन से प्रावधान किए गए हैं, यानी जो धर्मनिरपेक्ष शासन है उसके लिए कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं, इसका वर्णन हमें करना है। आपको ध्यान में रखना है, लघु उत्तरीय प्रश्न लिखते समय 60 शब्दों से ज़्यादा आपको नहीं लिखना है, 60 से 70 शब्द में ही आप रखिएगा। फिर अगला जो हमारा प्रश्न है, दबाव समूह और राजनीतिक दल में दो अंतर बताए, यानी जो दबाव समूह है और राजनीतिक दल में कौन कौन से दो अंतर हैं, इसे आपको बताना है। फिर बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारतीय लोकतंत्र की 3 विशेषताएं बताइए, यानी जो भारतीय डेमोक्रेसी है इसकी कोई 3 विशेषताएं आपको बताना है। फिर हमारा जो 14वां प्रश्न है वो लास्ट लघु उत्तरीय प्रश्नों का लास्ट प्रश्न, असंगठित कार्य क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। आपको संगठित कार्य क्षेत्र से पढ़ लेना है, असंगठित और संगठित कार्य क्षेत्र पढ़ लेना है। काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा गया है, इसका आपको लॉन्ग भी तैयार कर लेना है, क्योंकि काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा, कभी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछ लेता है, कभी लघु उत्तरीय पूछ लेता है। तो आपको दोनों तरफ से तैयार रहना है, अच्छे तरीके से पढ़ लेना। चाहे वो लघु उत्तरीय में पूछे तो आप लिख देना, चाहे दीर्घ उत्तरीय में, दोनों में से किसी ना किसी एक में पूछेगा जरूर, आपको ध्यान में रखना है। ये हमारे हो गए 14 प्रश्न लघु उत्तरीय के। अब बात करते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की कि कौन कौन से महत्वपूर्ण है दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में। तो चलिए देखते हैं। तो ये हमारा हो गया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें सबसे पहला हमारा प्रश्न है कि फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। जो फ्रांस की क्रांति थी उसके क्या क्या कारण थे, इसकी विवेचना करना है। फिर दूसरा प्रश्न हमारा है इटली के एकीकरण पर प्रकाश डालिए। इटली का जो एकीकरण था उस पर प्रकाश आपको डालना है। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों प्रश्न आपको तैयार करना है। आपको जितने पहले चैप्टर जो हमारा था यूरोप में राष्ट्रवाद और भारत में राष्ट्रवाद, ये दोनों चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़कर जाना है, यहाँ से बहुत प्रश्न पूछता है, तो आपको ध्यान में रखना है। तो जो हमारा तीसरा प्रश्न है, गांधी जी का नमक यात्रा का वर्णन कीजिए। जो हमारे गांधी जी थे उनके नमक यात्रा जो था उसका वर्णन करना है। आपको इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से नोट कर लेना है अपने कॉपी में, और इनका आंसर आपको तैयार कर जाना है। और यदि आप इन्हीं चैप्टर के आप अगर MCQ लगा लेते हैं, यानी जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो आपका 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी अच्छे तरीके से हो जाएगा। और मैपिंग के प्रश्न काफ़ी आसान पूछे जाते हैं, बहुत ही सरल पूछे जाते हैं। अगली वीडियो में मैं मैपिंग के प्रश्नों को बता दूंगा, आप उन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। 25-30 प्रश्न हैं, अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। अच्छे तरीके से आपका 10 नंबर मैपिंग से भी हो जाएगा। कैसा मैप को भरना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो आपको इन प्रश्नों को नोट करके अच्छे तरीके से इसका आंसर तैयार कर लेना है। पूरी किताब से मैंने अच्छे तरीके से देखा है, फिर मैंने एनालिसिस किया कि कौन से प्रश्न बार बार आते हैं, उन्हीं प्रश्नों को मैंने आपके सामने लाया है। तो आपको इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से नोट कर लेना। फिर अगला प्रश्न जो हमारा है, असहयोग आंदोलन किसने चलाया था, इसके प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। ये काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तैयार कर लेना है। देखिए प्रश्न का थोड़ा मतलब कि जो इसका रूप है बदल सकता है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि ये असहयोग आंदोलन है प्रश्न में, तो आपको ऐसे ही लिखना है, कहीं कुछ पूछ सकता है, घुमा सकता है प्रश्न को। तो आपको हर चीज़ से तैयार रहना कि प्रश्न चाहे जो भी पूछे, हाँ यदि असहयोग आंदोलन लिखता है तो इन्हीं के कारण और प्रभाव को आपको लिखना है, ये ध्यान में रखना। फिर अगला प्रश्न हमारा है, भारत छोड़ो आंदोलन पर संक्षिप्त निबंध लिखिए। यानी जो भारत छोड़ो आंदोलन था उस पर आपको संक्षिप्त निबंध लिखना है। फिर हमारा जो इसका अगला प्रश्न है, भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की मृदा का वर्णन कीजिए। ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही बार पूछा गया है, आपको इसे तैयार करके जाना है। देखिए आपको कम से कम 3 या 4 मृदा के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। 7 प्रकार की मृदा पाई जाती है, तो उसमें से आपको 3 या 4 प्रकार की मृदा को अच्छे तरीके से पढ़कर जाना है। कौन कौन से क्षेत्र में पाई जाती हैं, मतलब कितनी उपजाऊ हैं, सबके बारे में अच्छे तरीके से आपको पढ़कर जाना है। यानी 3 या 4 मृदा को आपको पढ़ लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया है और लगातार पूछ रहा है, ये इस बार के लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो हमारा अगला प्रश्न है,
भारत में कृषि क्षेत्र की समस्याएं लिखनी, यानी जो इंडिया है इसमें कृषि क्षेत्र में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं इसके बारे में आपको लिखना है। जो भी किसान परिवार से आते होंगे वो आसानी से प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि कृषि क्षेत्र में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, बस उन्हीं को आपको लिख देना है, बस आपको कुछ करना नहीं। फिर बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो जो हमारा अगला प्रश्न नंबर 8वां है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का, कि गेहूं की खेती के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं क्या क्या हैं, यानी जो गेहूं की खेती है उसके लिए कौन कौन सी भौगोलिक दशाएं आवश्यक हैं, आपको ये ध्यान में रख मतलब बताना है इसके बारे में। फिर अगला हमारा जो प्रश्न है, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का वर्णन कीजिए, यानी ऊर्जा के जो हमारे गैर परंपरागत स्रोत हैं उसके बारे में हमें यहाँ पर इस प्रश्न में बताना है। फिर अगला प्रश्न हमारा है 10वां प्रश्न, भारतीय संघीय व्यवस्था कैसी थी, जो भारतीय संघीय व्यवस्था थी वो कैसे थी, इसके 4 लक्षण बताइए। आपको पहले भारतीय संघीय व्यवस्था के बारे में बताना है, फिर इसके कौन कौन से लक्षण थे, 4 लक्षणों का हमें चर्चा करनी है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हमें 100 शब्दों से ज़्यादा नहीं लिखना है, आपको ये भी ध्यान में रखना। फिर अगला हमारा प्रश्न है कि सांप्रदायिकता लोकतंत्र के घातक है, 2 कारण बताइए। जो सांप्रदायिकता है ये लोकतंत्र के लिए घातक है, इसके 2 कारण हमें बताना है। फिर बढ़ते हैं हमें 12वें प्रश्न की ओर, लोकतंत्र के किन्हीं 3 लाभों का उल्लेख कीजिए, यानी जो लोकतंत्र है उसके कौन कौन से 3 लाभ हैं, डेमोक्रेसी के हमें कौन कौन से 3 लाभ मिलते हैं, इसका हमें उल्लेख करना है। फिर बढ़ते अगले प्रश्न की ओर कि अर्थव्यवस्था के प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, काफ़ी बार ये पूछा गया है और इस बार भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें आपको द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र को तो बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है, इसमें से एक जरूर आएगा। द्वितीयक अर्थव्यवस्था का द्वितीयक क्षेत्र का वर्णन कीजिए या तृतीयक क्षेत्र का वर्णन कीजिए, इन दोनों में से कोई एक अवश्य ही आएगा आपके एग्जाम में, तो आपको तैयार कर लेना है। फिर अगला प्रश्न हमारा है वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया में सहायक कारकों का वर्णन कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है और ये पूछा जाता है बार बार। आपको अगला प्रश्न जो हमारा है कि 3 ऐसे कारकों को बताइए जिससे उपभोक्ता का शोषण होता है, यानी जो हम उपभोक्ता हैं कौन कौन से 3 कारक हैं जिससे शोषण होता है, आपको इनका वर्णन करना है। तो ये हमारे 15 प्रश्न हो गए दीर्घ उत्तरीय से, हमारा 15 प्रश्न हो गए किससे, दीर्घ उत्तरीय से, और 14 प्रश्न हमारा हो गया लघु उत्तरीय से। इन प्रश्नों को आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है और लिखने की प्रैक्टिस कर लेना है, ताकि आप एग्जाम में कोई भी प्रश्न छोड़कर ना आए, अच्छे तरीके से सभी प्रश्नों को कर आएँ। यदि आप इतना कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, तो आपका सोशल साइंस में बहुत ही अच्छा नंबर आएगा, बहुत ही अच्छा नंबर आप पाएंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। इतना यदि आप कर लेते हैं तो सोशल साइंस में बहुत ही अच्छा आप नंबर पाएंगे। 40 नंबर का आपका रिटर्न पूछा जाता है लिखित में, तो यहीं से आपके पूरे के पूरे 40 अंक हो जाएंगे, एक भी नंबर कटेगा नहीं और इसी से प्रश्न आएंगे। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, आपको इन्हीं प्रश्नों को तैयार कर एग्जाम में जाना है और अच्छे तरीके से अच्छी राइटिंग में लिखना है। देखिए मैंने केवल प्रश्नों को बताया है ताकि कम समय में आप अच्छी तरीके से तैयार कर सकें, वीडियो भी लंबी ना हो। यदि आप इन प्रश्नों का उत्तर नहीं हेर पा रहे हैं या नहीं याद है या नहीं बुक है आपके पास, तो आप बताना, कमेंट सेक्शन में जाइए, वहाँ पर लिखिए कि आप इन प्रश्नों का उत्तर नहीं जानते हैं, तो मैं अगले वीडियो इन प्रश्नों का उत्तर लेकर आ जाऊँगा। तो आपको इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। सभी प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, तो इन प्रश्नों का उत्तर अच्छे तरीके से तैयार कर ही जाना है और अपने मित्रों को भी बता देना कि यही प्रश्न अच्छे तरीके से तैयार कर लें। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में जाइए, वहाँ पर लिखकर पूछ सकते हैं। वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।